नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों। आज हम इस वीडियो के अंदर कक्षा 12th का जो दूसरा चैप्टर है उस पाठ का हमने एक बिंदु लिया है भ्रूण या एम्ब्रियो। देखिए एम्ब्रियो या भ्रूण, यदि हम भ्रूण के निर्माण की बात करें तो भ्रूण का जो निर्माण है वो किससे होता है? युग्मनज से होता है या जाइगोट से होता है। भ्रूण का विकास किससे होता है? जाइगोट से होता है। अब जाइगोट का निर्माण कैसे होता है? जाइगोट के निर्माण के बारे में बात करें तो हम पहले पढ़ चुके हैं। जाइगोट का निर्माण होता है अंडकोशिका और एक नर युग्मक के संयोजन से। जो दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन के बारे में हमने बात की है, उसमें जो प्रथम निषेचन होता है जिसको हम सत्य निषेचन भी कहते हैं, उसके दौरान किसका निर्माण होता है? जाइगोट का निर्माण होता है। और यह जो जाइगोट है, इस जाइगोट से फिर क्या बनेगा? भ्रूण बनेगा। अब ये जो जाइगोट होता है, ये जाइगोट बीजांड द्वारीय जो सिरा होता है, बीजांड का जो बीजांड द्वारीय सिरा होता है उस तरफ होता है। बीजांड द्वार की ओर जाइगोट स्थित होता है। अब हमने कल वाली वीडियो में बात की थी कि बीजांड के अंदर जो भ्रूणपोष ऊतक है उसका विकास होता है, और भ्रूणपोष ऊतक क्या करेगा? भ्रूण का पोषण प्रदान करने का कार्य करेगा। तो जब युग्मनज उसमें बना हुआ है, युग्मनज में विभाजन शुरू होकर भ्रूण का निर्माण होगा। लेकिन ये होगा कब? जब उस बीजांड के अंदर एक निश्चित सीमा तक है वो भ्रूणपोष का निर्माण हो जाए, उसके बाद में युग्मनज के अंदर विभाजन होते हैं, और विभाजन बार बार विभाजन होंगे तो इस युग्मनज से क्या बन जाएगा? भ्रूण बनेगा। अब निश्चित सीमा तक की हमने बात क्यों की है? क्योंकि यदि मान लो पहले भ्रूण का विकास होना शुरू हो गया और उसको एनर्जी की आवश्यकता पड़ी, पोषण की आवश्यकता पड़ी, और यदि पोषण पर्याप्त उपलब्ध नहीं हुआ तो भ्रूण का विकास नहीं हो पाएगा। तो यह एक इन बीजों का अनुकूलन है कि भ्रूण का विकास हो, इसके लिए पर्याप्त मात्रा में पोषण उस बीज के अंदर होना चाहिए। अब भ्रूण का विकास भ्रूणोद्भव कहलाता है। बीज के अंदर भ्रूण का जो विकास है उसको हम भ्रूणोद्भव कहते हैं। ये जो प्रश्न है ये हूबहू 2-3 साल पहले बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन था भ्रूणोद्भव किसे कहते हैं? तो हम क्या कहेंगे? जाइगोट से या युग्मनज से भ्रूण का विकास होना भ्रूणोद्भव कहलाता है। अब यदि हम प्रारंभ की बात करें, प्रारंभ में ये जाइगोट है। अब इस जाइगोट में क्या होगा? बार बार विभाजन होगा। बार बार विभाजन होने से सर्वप्रथम तो इसमें है वो प्राक भ्रूण का निर्माण होगा, प्रो एम्ब्रियो का निर्माण होगा, और उसके बाद में गोलाकार होगा, हृदयाकार होगा, और उसके बाद में परिपक्व भ्रूण का निर्माण होता है। जो प्रारंभिक स्टेज है, शुरुआती स्टेज के अंदर जो भ्रूण का विकास है वो एक बीजपत्री हो या द्विबीजपत्री हो, मतलब मोनोकोट और डाइकोट, इन दोनों के अंदर प्रारंभ की अवस्था के अंदर जो भ्रूण का विकास होता है वो बिल्कुल समान रूप से होता है। अब हम बात करें द्विबीजपत्री भ्रूण। द्विबीजपत्री भ्रूण जो है उस भ्रूण के अंदर दो भाग होते हैं। एक तो होता है बीजपत्र, पहला जो भाग है वो है बीजपत्र। अब द्विबीजपत्री है तो बीजपत्र कितने होंगे? 2। द्विबीजपत्री बीजपत्रों की संख्या 2, एक बीजपत्री बीजपत्र की संख्या 1। बीजपत्र के अलावा इसमें है वो भ्रूणीय अक्ष पाया जाता है। अब देखिए ये एक जो द्विबीजपत्री भ्रूण है उसकी संरचना है। इसमें ये 2 बीजपत्र है, एक ये बीजपत्र है और दूसरा ये भी बीजपत्र है। तो द्विबीजपत्री के अंदर 2 प्रकार के बीजपत्र होते हैं। तो ये इसके अंदर जो पाया जाता है ये क्या है? ये बीजपत्र है। 2 प्रकार के बीजपत्र पाए जाते हैं। अब बीजपत्र के अलावा इसमें ऊपर की ओर जो ये बीजपत्र का ऊपरी सिरा है, ऊपर की ओर बीजपत्रोपरीक पाया जाता है। बीजपत्रोपरीक, बीजपत्र से ऊपर वाला भाग है वो बीजपत्रोपरीक कहलाता है, वह पाया जाता है। और जहां पर ये बीज पत्रों का समापन हो रहा है वहां पर प्रांकुर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रांकुर। और प्रांकुर जब नए पौधे का निर्माण होगा तो इस प्रांकुर से किसका निर्माण होगा? तने का निर्माण होता है। और ये जो बीज पत्र है इससे नीचे वाले जो सिरे होते हैं, बीज पत्र का जो निचला सिरा होता है इसको हम बीज पत्राधार कहते हैं। और यहाँ पर मूलांकुर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मूलांकुर पाया जाता है। और जब नए पौधे का निर्माण होता है तब इसके द्वारा किसका निर्माण होगा? मूल या जड़ का निर्माण होता है। अब यहाँ पर जो मूल है, मूल के ऊपर
मूल का जो अगला शीर्षस्थ भाग है उसकी सुरक्षा के लिए इसमें मूलांकुर चोल भी पाई जाती है, जो इस मूल का जो शीर्ष भाग होता है उसकी रक्षा करने का कार्य करता है। जब ये मूल है जमीन के अंदर वृद्धि करेगी तो इसका जो शीर्षस्थ विभुजोतक है वो खराब नहीं हो, वो नष्ट नहीं हो, इसलिए उसमें मूलांकुर चोल पाई जाती है। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया भ्रूण का विकास किस तरह से होता है और द्विबीजपत्री जो भ्रूण है उसके विकास के बारे में हमने डिस्कस किया। अभी बात करते हैं एक बीजपत्री भ्रूण की। तो एक बीजपत्री भ्रूण है, इसका मतलब उसमें कितने बीजपत्र होंगे? एक। ये सामान्य सी बात है, एक बीजपत्री के अंदर एक बीजपत्र होगा, तो एक बीजपत्र पाया जाता है। घास परिवार है उसके अंदर जो बीजपत्र होता है इसको स्कूटेलम कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्कूटेलम। यहाँ पर ये लिखा हुआ है स्कूटेलम मतलब बीजपत्र को ही स्कूटेलम बोलते हैं। हिंदी में इसको वरुथिका बोला जाता है। अब ये जो बीजपत्र वाला भाग है ये भ्रूणीय अक्ष से एक तरफ होता है, ये भ्रूणीय अक्ष वाला भाग है, इससे एक तरफ है वो स्कूटेलम या बीजपत्र पाया जाता है। भ्रूणीय अक्ष से एक तरफ अलग ही पाया जाता है। इसके बाद यदि हम भ्रूणीय अक्ष की बात करें तो ये जो भ्रूणीय अक्ष है इसके दो भाग हो गए, ऊपर का भाग और नीचे वाला भाग। अब देखो ऊपर वाला जो भाग है इसमें आप खुद देख रहे हो कि ये प्रांकुर का निर्माण हो रहा है, पर्वशीर्ष का निर्माण हो रहा है, सुरक्षा के लिए प्रांकुर चोल पाया जाता है। तो ये भाग मिलकर क्या करेंगे, जो नया पौधा बनेगा उसके अंदर तने का निर्माण करेंगे। जबकि ये जो नीचे की ओर जो भाग है ये मूलांकुर है, मूल की सुरक्षा के लिए मूल गोप है, फिर मूलांकुर चोल है। इस तरह से ये जो भाग है ये भाग मिलकर किसका निर्माण करेंगे? रूट या जड़ का निर्माण करने वाले होते हैं। और इस तरह से हम कहें कि जो भ्रूणीय अक्ष है इसके दो भाग हो जाएंगे, निचला सिरा, ऊपर का सिरा। जो निचला सिरा है इस सिरे में मूलांकुर चोल आदि संरचनाएं पाई जाती है। ये सभी मिलकर किसका निर्माण करेगी? रूट का निर्माण करेगी या जड़ का निर्माण करेगी। प्रांकुर और प्रांकुर चोली ऊपरी सिरे की ओर पाई जाती है, ये सभी मिलकर तने या स्टेम का निर्माण करती है। तो इस तरह से हमने अभी डिस्कस किया कि जो भ्रूण है वो द्विबीजपत्री के अंदर संरचना कैसी है और एक बीजपत्री के अंदर संरचना कैसी होती है। बीज या जिसे इंग्लिश में सीड कहा जाता है, सीड या बीज। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि बीज का निर्माण किससे होगा? बीजांड से होगा। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। जो बीज का निर्माण है वो बीजांड से होगा। इस बीज के अंदर जो भ्रूण है वो निलंबित अवस्था में पाया जाता है, सस्पेंडेड अवस्था या निलंबित अवस्था में इस बीज के अंदर क्या पाया जाता है? भ्रूण पाया जाता है। और एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री जो भ्रूण है इसके बारे में हमने जस्ट अभी डिस्कस किया है। अब बीज कहाँ पाए जाते हैं? बीज है वो फलों के अंदर पाए जाते हैं। एक बीज की यदि हम बात करें तो बीज के अंदर देखिए एक तो बीज पत्र पाया जाता है और इसके अंदर है वो भ्रूण पाया जाता है। इसके अलावा बीज के ऊपर बीजावरण पाया जाता है। बीज के तीन घटक होते हैं या तीन भाग होते हैं, बीज पत्र, भ्रूण और बीजावरण। अब बीज के ऊपर दो प्रकार का आवरण पाया जाता है। बाहर की ओर जो मोटा आवरण होता है इसको टेस्टा कहा जाता है। बीज में बाहर की ओर मोटा आवरण होता है जिसको टेस्टा कहा जाता है या बाह्य बीजावरण बोलते हैं। इसको कभी कभार या हम ये कहें कि बाह्य बीजावरण को बाह्य बीज चोल भी कहा जाता है। बाहर का जो मोटा आवरण है उसको टेस्टा कहा जाता है और आंतरिक जो बीजावरण है वो पतला होता है, मतलब ज़्यादा मोटा नहीं होता, उसको टेगमेन कहा जाता है। तो बाहर का आवरण टेस्टा, अंदर वाला टेगमेन या बाह्य बीजावरण, अंतर बीजावरण, बाह्य चोल, अंतर चोल, इस तरह से इन्हें आवरण पाए जाते हैं। अब ये जो बीज का आवरण होता है एक तरफ बीजांड द्वार पाया जाता है, एक तरफ एक छिद्र पाया जाता है जिसको बीजांड द्वार बोलते हैं। और बीजांड द्वार से क्या होगा, जब बीज अंकुरित होगा उस समय इस भाग से ऑक्सीजन और जल इसके अंदर क्या करेंगे? प्रवेश करेंगे। जैसे ही बीज को अनुकूल परिस्थिति मिलती है तो ऑक्सीजन, जल आदि मिलेंगे तो क्या होगा? बीज में अंकुरण होगा, जर्मिनेशन या अंकुरण होता है। अब बीज का निर्माण हुआ, बीज धीरे धीरे परिपक्व होगा। जब बीज परिपक्व होगा तब उसमें जल की क्या हो जाएगी? जल की कमी होती जाएगी। अब जल की कमी होगी तो बीज है वो शुष्कता की प्राप्त करेगा, बीज है वो शुष्क होता जाएगा, सूखता जाएगा।
और इस कंडीशन में इसके अंदर विभिन्न प्रकार की जो चयापचयी क्रिया होती है वो मंद हो जाती है, बंद नहीं होती है, मंद हो जाती है। इस तरह से यह जो बीज होता है ये निष्क्रियता की ओर चला जाता है, निष्क्रिय अवस्था की ओर चला जाता है। इसको हम कहते हैं प्रसुप्ति, प्रसुप्ति या डोर्मेंस, प्रसुप्ति कहा जाता है। अब बीज है वो निष्क्रिय अवस्था में है, प्रसुप्ति की अवस्था में है, और यदि उसको अनुकूल परिस्थिति मिल जाए, अनुकूल परिस्थिति में क्या आएगा, नमी, आर्द्रता, ऑक्सीजन और तापमान, ये जो चार चीज है ये क्या है, अनुकूल परिस्थिति है बीज के अंकुरण के लिए। जब ये परिस्थिति उसको मिलती है तो बीज में क्या हो जाता है, बीज है वो अंकुरित हो जाता है। अब बीज अंकुरित होगा तो क्या होगा, उस बीज से नए पौधे का निर्माण होता है। तो इस तरह से अनुकूल परिस्थिति आने पर बीज में अंकुरण हो जाता है। अब बीज जो होते हैं उनमें भ्रूणपोष के आधार पे, वैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, बीज भ्रूणपोषी, अभ्रूणपोषी प्रकार के होते हैं। भ्रूणपोषी का मतलब क्या है, बीज के अंदर जो भ्रूण का विकास हुआ है, बीज के अंदर जब भ्रूण का विकास हुआ तो भ्रूण के विकास के दौरान यदि पूरा का पूरा भ्रूणपोष काम आ जाए, भ्रूण विकास के दौरान पूरा का पूरा भ्रूणपोष काम आ जाए, शेष यदि भ्रूणपोष नहीं बचे तो ऐसे बीज अभ्रूणपोषी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए चना है, सेम है। अब इसमें कुछ ऐसे बीज भी होते हैं, कुछ ऐसे बीज भी होते हैं जिनमें भ्रूण परिवर्तन के दौरान जितना भ्रूणपोष काम आया वो तो ठीक है, लेकिन बाद में भी कुछ मात्रा में भ्रूणपोष बचा हुआ रहता है, इसको हम कहते हैं भ्रूणपोषी बीज। उदाहरण के लिए बाजरा, गेहूं, मक्का, ग्रेमिनिकुल या अनाज के जो पौधे होते हैं उनमें ऐसा होता है। अब कुछ ऐसे बीज होते हैं, हमने पहले बात की थी, एंडोस्पर्मिक मतलब परिभ्रूणपोषी। इनमें उदाहरण है इसका चुकंदर और काली मिर्च, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परिभ्रूणपोषी का मतलब यह है कि कभी कभी कुछ बीजों के अंदर जो बीजाणुकाय होता है, न्यूसेलस होता है, वो भी बच जाता है, और इस बचे हुए जो बीजाणुकाय वाले बीज होते हैं इनको परिभ्रूणपोषी कहा जाता है। उदाहरण के लिए चुकंदर और काली मिर्च। तो देखिए हमने आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया है भ्रूण और बीज के बारे में। भ्रूण के बारे में हमने भ्रूण को दो भागों में बांटा, एक बीजपत्री भ्रूण और द्विबीजपत्री भ्रूण, और उसको हमने उस हिसाब से पढ़ा। और ये एक सामान्य बीज की संरचना होती है, बीज इस तरह का होता है। तो इस तरह से आज की वीडियो बस इतना ही। धन्यवाद।